Hello, everybody. Welcome to KSR Tani Education. This is me, Krisha. I hope you are doing well. In this series, we are discussing Class 11 Commerce Gujarat Board. Subject is optional, जो normally लोग option में लेते हैं, which is why you are in commerce. तो definitely you are going to take this. And इसमें हम लोग commercial correspondence को पूरा कर चुके हैं. उसका एक अलग से playlist बन गया है. उसका link आपके description में. If you want to go and have detailed explanation, please go and visit that. हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और इसके हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. तो विदाउट हैविंग फर्दर मोर डिस्कशन, लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द चैप्टर. इससे पहले के जो 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, मैंने एक इसमें एक नई लाई चीज़ है कि मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कर दे रही हूँ. सो अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा वीडियो एक साथ देखने का, तो आप बीच बीच में भी देख सकते हैं, जैसे आपके पास कन्वीनियंस आपको लगे. और अगर आप पूरा देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अच्छे से पूरा समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट विच इज़ हु इज़ फोकसिंग ऑन देयर स्टडीज़, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच फुल वीडियो. स्पीड में चलाना हो, जैसे चलाना हो, इट्स योर चॉइस. तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. अच्छा, इनकॉर्पोरेशन का सिंपल सा मीनिंग है, उसको हम हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे कंपनी का जन्म. कंपनी को पैदा करना है एक तरह से. कंपनी कंपनी इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल पर्सन. मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, और उसको बनाया किसने है? हमारे गवर्नमेंट के लॉ ने बनाया है. चलो, तो अब इस चैप्टर की शुरुआत लाइन बाय लाइन करते हैं. हमारे कमर्शियल सेटअप में लार्ज स्केल ट्रेड के लिए, यानी बहुत बड़े पैमाने पे अगर आपको ट्रेड करना है, तो उसके लिए कंपनी बनाना सबसे ज़्यादा सूटेबल एक अरेंजमेंट है. क्यों? क्योंकि उसमें 3 लेवल्स होते हैं, मिडल, बॉटम और टॉप. तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें काम बढ़ जाता है और इसके कारण काम बड़े लेवल पे हो सकता है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे मैंने बोला, ये इसके पास एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होती है. ये एक इंसान की तरह ही है. कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी किसी और पे केस कर सकती है, कंपनी को कोई पैसे दे सकता है, कंपनी किसी और को पैसे दे सकती है. तो ये सब काम इंसान की तरह करती है, बट ये एक आर्टिफिशियल इंसान है जिसको हमने बनाया, हमारे कानून ने बनाया. अच्छा, ये जो लीगल पर्सनैलिटी है, मतलब इसको कानून ने बनाया, ये खुद ही नहीं बन जाती. डज नॉट ऑटोमेटिकली कम इन टू एग्जिस्टेंस. ये खुद ही नहीं बन जाएगी. इसको बनाने का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है. और ये जो प्रोसेस है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी थोड़ा उल-झुलुल है और थोड़ा लंबा भी है. सोल प्रोप्राइटरशिप को हम आसानी से बना सकते हैं. पार्टनरशिप का जो नेचर है, पार्टनरशिप जो है वो थोड़ा सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा बड़ा है. पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना ना करना ये ऑप्शनल है, अपनी मर्जी है. लेकिन उसके तुलना में अगर हम देखें तो कंपनी बनाना, उसका प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस थोड़ा एक्सपेंसिव भी है. क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के लिए सीएस को पकड़ना पड़ता है, किसको? कंपनी सेक्रेटरी को. कंपनी तभी ही बन पाएगी जब हम सारे जो प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट के, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लायंसेस. यानी जितने कंपनी एक्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स, जितने फॉर्म्स, जितने प्रोसीजर, जितना प्रोसेस है, सबको पूरा करना पड़ता है. इसको ही हम कंप्लाइड, यानी हमें करना पड़ेगा. वी हैव टू डू दैट. जो इंसान इसको बनाते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी यानी कंपनी, जो इंसान इसको बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रमोटर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंपनी बना रहे हैं, यानी पैसा आपका लगा है उसमें, देन यू विल बी नोन एज प्रमोटर. मीनिंग और डेफिनेशन देखें कंपनी का, तो मीनिंग जो वर्ड है जो कंपनी का है, उसका कोई स्ट्रिक्टली टेक्निकल या लीगल मीनिंग नहीं है. ब्रिटिश कॉमन लॉ में कंपनी को बोलते हैं एक लीगल पर्सन या कोई लीगल एंटिटी, यानी एक इंसान पर कानून का बनाया हुआ. ये दूसरों से अलग है और ये अपने मेंबर्स की ज़िंदगी से भी अलग है. ये सर्वाइव करती है, ये जीती है, ये सब कुछ करती है. सिर्फ खाती पीती नहीं है जैसे मेंबर्स खाते पीते हैं. बाकी उसके अलावा इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड. यानी इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, ये भी किसी और के. या इट कैन गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी के नाम पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं. तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो बदल सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन इसका कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता. तो जब कंपनीज एक्ट 2013 में आया है, उसके हिसाब से कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी ही जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, या कोई पुराना जो कंपनी लॉ है उसमें. कंपनीज एक्ट ने कंपनी को मतलब ऐसे स्टेज वाइज वो इंट्रोड्यूस हुआ था, धीरे धीरे उसको लाया गया था और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था. अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कोई भी इनकॉर्पोरेटेड अगर कंपनी है तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. इनकॉर्पोरेशन का सिंपल सा मीनिंग है कंपनी को शुरू करना, उसका जन्म होना या उसका एक तरह से फॉर्मेशन होना.
इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये दूसरों से अलग है। कहने का मतलब ये एक लीगल पर्सन है, उसकी खुद की अपनी एक अलग पहचान है और वो अपने मेंबर से अलग है। मेंबर्स उस पे डिपेंडेंट हैं, कंपनी उस पे डिपेंडेंट नहीं है। और एक्चुअली बोलना चाहे तो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी के मेंबर्स की, क्योंकि कंपनी एक अलग इंसान है, तो उसके जो असेट्स हैं वो उसके अलग हैं और उसकी लायबिलिटीज जो उसने दूसरों से कर्जा ले रखा है वो भी उसकी जिम्मेदारी है। मेंबर्स भले उसके अंदर हैं पर वो उसके ओनर्स नहीं कहलाएंगे, ना वो उस कंपनी के कोई चीज का मालिक कहलाएगा और ना कंपनी के कोई कर्जे को चुकाने का कर्ज उस पे कोई जिम्मेदारी होगी। किस पे? जो मेंबर्स हैं उस पे। मेंबर्स की लायबिलिटी खाली तब तक लिमिटेड होती है जितने उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी की कंपनी में 10,000 के शेयर्स ले रखे हैं, बस मेरा उतना ही फर्ज बनता है। अगर वो कंपनी डूब जाएगी तो मैं 10,000 ही दे सकती हूँ और कुछ नहीं दे सकती हूँ। कोई भी मेंबर इस नॉमिनल वैल्यू यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 बताया, इससे ज्यादा का उनको कुछ भी नहीं देता है। और ऐसी भी कंपनीज होती है जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि 10,000 से ऊपर भी देना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे में ज्यादातर लोग शेयर्स लेते नहीं है। फिर आती है बात परपेचुअल एग्जिस्टेंस की। कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। इसका खुद का अपना एक वर्चस्व है, अस्तित्व है। ये मर नहीं सकता। मतलब कंपनी तो ठीक है, उसका एक होता है एंडिंग होने का प्रोसेस होता है, लेकिन इसका कोई भी मेंबर्स की डेथ या उनके बीमारी से कोई भी उसका वास्ता कंपनी का नहीं होता। फिर आती है बात सेपरेट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अलग इंसान है, लीगल पर्सन अलग है, तो कंपनी के पास भी असेट्स हो सकते हैं। अपनी खुद की ज़मीन हो सकती है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकती है अपने ही नाम से। कोई भी शेयर होल्डर इस पे अपना खुद का अधिकार नहीं जमा सकता। फिर आती है बात ट्रांसफरेबिलिटी की, के इन शेयर्स को अपने बेच भी सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट, ये बात जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर ये प्रोविजन डला होना चाहिए, तभी ही हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर का ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है, आपने देखा होगा। नॉर्मली जब किसी के भी आईपीओ खुलते हैं, आपको इस बारे में जानकारी हो तो लोग शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन फिर उन शेयर्स को बेच देते हैं। अच्छा, वो बेचते हैं तो वो शेयर्स जाते किसके पास है? कोई और इंसान खरीदता है, बस हमें नहीं नजर आता। कंपनी के पास कैपेसिटी है टू स्यू एंड बी स्यूड, मैंने ये बताया क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, तो कानून के हिसाब आंखों में अगर हम देखें तो कानून के अंदर भी उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, और साथ साथ में कंपनी भी किसी और के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कोई अगर गलत काम हो जाता है तो सूट फाइल हो सकता है कंपनी के खिलाफ भी। अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी के नाम में साइन हुआ पर वो काम हुआ, वो इंसान कंपनी के ऊपर फाइल करेगा और उसको स्यू करेगा। इंस्टेड अगर इसका वाइसा वर्सा करें तो अगर मान लीजिए कंपनी को कोई इंसान धोखा दे रहा है तो कंपनी भी उस इंसान पे सूट फाइल कर सकती है, उसको वो कोर्ट में घसीट के ले जा सकती है, लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अच्छा ये जो कंपनी है इसको ग्रो करने का जो काम है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथ में होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था केएमपी की मैनेजरियल पर्सन्स जो होते हैं, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर को ग्रो करना, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब उनके ऊपर ही होता है। लास्ट जो आता है वो है फिनेंसेस। नॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी तभी ही बन पाती है जब उसके अंदर कैपिटल रेज होता है, उतना उसके पास फाइनेंस होना चाहिए। पब्लिक सब्सक्रिप्शन से, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है या तो शेयर से या डिबेंचर से। अच्छा, कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि जब तो आइदर ये सब्सक्रिप्शन जो है वो शेयर से होना चाहिए या डिबेंचर से होना चाहिए। अच्छा, शेयर और डिबेंचर की कहानी थोड़ी अलग है, पर इसको अगर अपने शॉर्ट में समझे तो सपोज कर लीजिए एक कंपनी है जिसमें 1,000 रुपए लगने हैं कंपनी को शुरू करने के लिए। अब मेरे पास वो 1,000 है नहीं, तो मैंने 10 लोगों को बोला कि आप आइए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। हर किसी ने 100-100 रुपए डाले, तो वो ये 100-100 रुपए को अपने शेयर्स बोल सकते हैं। शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा नहीं मिलता। डिबेंचर्स एक तरह की लोन होती है जो सामने वाले ने मुझे दी है, बदले में मैं उसे इंटरेस्ट देती हूँ या मेरे प्रॉफिट का एक हिस्सा देती हूँ। और ये क्योंकि लोग हमारे कंपनी में डाल रहे हैं इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन का। और इसी से कंपनी को कैपिटल ज्यादा मिलता है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में पैसे डालेंगे तो हमारी कंपनी और आगे बढ़ती चली जाएगी। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखें, प्रोसीजर देखें, तो बहुत सारे ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो करना होता है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लेक्स है, हर किसी के समझ में ये प्रोसेस नहीं आएगा और ये प्रोसेस में पैसे भी ज्यादा लगते हैं। इस प्रोसीजर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है प्रिलिमिनरी और दूसरा है इनकॉर्पोरेशन। प्रिलिमिनरी स्टेज में
इसको हम नाम अगर दे सकें तो प्रमोशन, यानी कि हम पहले कंपनी को बनाने का जो हमारा आइडिया है, उस आइडिया को हम जन्म देते हैं, कंसेप्शन देते हैं। प्राइमरी यानी एक्सटेंसिव एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमारा आइडिया कितना सही है, कितना फीजिबल है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो हमें प्रॉफिट देगा। उसके लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए। रिसोर्सेज 4 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब हम कैसे लाएंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे पैसे लेके आएंगे, और ये सब जो है मिल करके बनाता है हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी का मतलब एक सिंपल तरह से बोलें तो पहले की तैयारी, प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले प्लान के बारे में सारी जानकारी का होना जरूरी है, और उसी जानकारी को हासिल करने को अपने बोल देंगे प्रिलिमिनरी स्टेज। अच्छा, इसके अंदर भी देख लो कितनी 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली पॉइंट ये है कि प्रमोशन कंपनी बिजनेस का आइडिया जो है, कंसेप्ट या आइडिया जो है वो शुरू करना। ये शुरू जो है ये एक इंसान कर सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी कर सकता है। और धीरे धीरे जो आइडिया है, हम कंपनी बनाने की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये आइडिया ही बिजनेस का सीड है, यानी बीज जो है वो यही है। जिस प्रमोटर ने इस आइडिया को लाया है, वो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को यूज करके इस कंपनी को बनाता है और इसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म देता है। कॉन्क्रीट फॉर्म का मतलब है उसको एक्चुअल में बनाना। बातें हम और आप बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ बोल जाएंगे, पर करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। और वो उसमें उसको बहुत सारे रिस्क भी उठाने पड़ते हैं। वो अपनी आइडिया को करके दिखाता है। कैसे करके दिखाता है? मैन पावर, मटीरियल और कैपिटल रिसोर्सेज को यूज करके वो बिजनेस कर सकता है। और इसी के साथ कंपनी जो है वो बनती है, एग्जिस्टेंस में आती है। और कंपनी को हम प्रमोटर का ब्रेन चाइल्ड बोलते हैं, यानी कि ये हमारा ही बच्चा है जिसको हमने हमारे दिमाग से पैदा किया। ठीक है। और इसी तरह से एक और यहाँ पर बात आती है जो यहाँ लिखी नहीं है पर मैं बता रही हूँ, कि जैसे किसी बच्चे को पूरे 5 साल पाला जाता है, उसकी हर बात सुनी जाती है, उसको सब सिखाया जाता है, उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई जाती कि वो कोई काम खुद करेगा। सिमिलरली बिजनेसेस भी ऐसे ही होते हैं। हमें हमारे बिजनेस में पहले 5 साल जान डालनी होती है, अपने बच्चे की तरह उसको पालना होता है, और उसके बाद फिर वो हमें प्रॉफिट देता है। बात आती है फिर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की। अब हमने आइडिया सोच लिया, वो आइडिया कितना पॉसिबल है वो देख लिया। अब उसके बाद हम उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करेंगे कि इकोनॉमिकली ये कितना सही है, प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा, और कैसे होगा, एक्सपर्ट्स की मदद से होगा। इसमें भी एक खर्चा लगता है, और साथ साथ में बिजनेस हमारा कितना खर्चा लेगा, कितना वो इनकम हमें देगा, वो हम एस्टिमेट लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। और अगर रिजल्ट सही आया तो फिर आगे हम सर्वे करेंगे। अच्छा, आगे का सर्वे क्या होगा? उसका नाम एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। अगर हम पूरा इन्वेस्टिगेशन ना करें, आधे अधूरे इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दें, तो गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं, आगे चल के हमें पछताना पड़ सकता है। तो ये आगे चल के ना पछताना पड़े, इसके लिए हम अभी ही पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल प्रोडक्ट प्रोविजंस, यानी कौन कौन सी ऐसी सरकारी बातें हैं जो हमारे रास्ते में आएंगी, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, डिमांड सप्लाई की क्या सिचुएशन है, ये आपने 11th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ऑक्सिलरी सर्विसेज कौन सी होती हैं, जैसे बैंक, ट्रांसपोर्ट, ये सब ऑक्सिलरी सर्विसेज में आता है, तो ये कितना हमारे लिए अवेलेबल है। ये सब चीजें एकदम ध्यान से चेक करी जाती है, ताकि एक सही पिक्चर आपको मिल सके, ताकि आप आगे कंपनी के लिए एक प्लान बना सको, और कंपनी बनानी है कि नहीं बनानी ये भी सोच सको। अब मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ एक वर्ड आता है मोबिलाइजिंग। मोबिलाइजिंग का मतलब है अगर रिसोर्स कहीं और अवेलेबल है तो उसको उस जगह से इस जगह लाइए जहाँ आपका काम है। एग्जाम्पल है इक्विपमेंट, मशीनरी, टूल, लैंड, ये सब जो है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको अरेंज करनी है अपने बिजनेस के लिए बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। और साथ साथ में नेसेसरी करस्पॉन्डेंस, यानी कि जो जो ज़रूरी बातचीत किसी से करनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कागजी कार्रवाई एक तरह से वो भी पूरी कर देनी है। अब बात आती है फाइनेंस को अरेंज करने की। अब ये रिसोर्सेज लाने के लिए, प्रमोशन के लिए एक्सपेंसेस बहुत होंगे, और उसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। पैसे हर चीज़ के लिए चाहिए। जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जितना हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, साथ साथ में कहाँ से हम कैपिटल इकट्ठा करेंगे, वो सब हमें सोच के अभी ही रखना है। अब बात करें दूसरी स्टेज की। जो पहली स्टेज हो गई, हमने पूरा सोच लिया, पूरा रिसर्च कर लिया, अब उसको करने की बारी आई, वो आई इनकॉर्पोरेशन स्टेज। प्रिलिमिनरी के बाद ये आता है डायरेक्टली हम कंपनी को शुरू करने जा रहे हैं, फॉर्म करने जा रहे हैं, उसको बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जहां पर हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लेते हैं। और ये सर्टिफिकेट हमें कौन देता है पूछे तो? आरओसी, इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी हमें जो है ये देता है। और प्राइवेट कंपनी में अब यहाँ पर दो है, यानी कि प्राइवेट कंपनी में जो है वो लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, और उसका शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनी के अंदर
कम मेंबर्स होते हैं और वो अपना शेयर दूसरे को इतना आसानी से नहीं दे सकते। और पब्लिक कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उसमें शेयर ट्रांसफर बहुत ईजी है। तो कंपनी फंक्शन कर सकती है कब? जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा और वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी उसको आरओसी। कोई भी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहता है तो। और अच्छा, एक और चीज़ अगर हम यहाँ पूछें तो आरओसी का फुल फॉर्म क्या होगा पूछें तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। ठीक है, चलो आगे बात करें। पहला पहला पॉइंट आता है एमओए का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये यहाँ पर लिखा भी है कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसमें जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं, ये हमारी कंपनी का जो एक्टिविटी का जो दायरा है, हमारी कंपनी किस फील्ड में काम करेगी, क्या क्या काम करेगी, कितना काम करेगी, ये सब बताया होता है। इसके अंदर कंपनी का नाम, उसका क्या उद्देश्य है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, उसका कितना कैपिटल होगा, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी। अच्छा, ये लायबिलिटी दो ही प्रकार की होगी, या तो सीमित होगी या असीमित होगी, यानी या तो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। इसी डॉक्यूमेंट से कंपनी का दूसरी पार्टी से रिश्ता जुड़ता है। दूसरी पार्टीज को पता चलता है अच्छा ये कंपनी है, इसका ये नाम है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये उद्देश्य है, फलाना एक्सेट्रा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट, बेसिक और प्राइमरी का स्पेलिंग गलत है, रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी की ये ज़रूरत है। एमओए जो है उसमें बताया जाता है कौन से प्रकार का बिजनेस हम कर रहे हैं। फिर आती है बात एओए की। इसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी चलेगी कैसे, इसके अंदर कंपनी की पॉलिसी, कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, क्या रास्ता हम अपनाएंगे, जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे, जो उद्देश्य हमने एमओए में लिख के बताया। आई होप आपको एमओए और एओए का फुल फॉर्म समझ आ रहा हो। फिर आती है बात लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका नाम, पता, एज, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, इंडियन और नॉन इंडियन, सब लिखा होता है। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है डायरेक्टर के पद पर, ये बनाने पड़ता है लिस्ट, और ये सबमिट करना पड़ता है आरओसी को कंपनीज एक्ट के हिसाब से। एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी है कुछ कंपनीज में, और जैसा कि कंपनीज एक्ट ने डिसाइड किया है। रिटन कंसर्न एंड एफिडेविट ऑफ द डायरेक्टर्स। एंड एफिडेविट ऑफ द डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर या सब्सक्राइबर जिन्होंने भी कंपनी की जिम्मेदारी ली है, वो रजिस्ट्रार को एक लिखित में अपनी हामी देते हैं। कंसर्न का मतलब मैं राजी हूँ, ये देते हैं कि मैंने जिम्मेदारी उठाई है डायरेक्टर के तरह से काम करने की, अपनी मर्जी से, विलिंगली यानी मेरी मर्जी से। और साथ साथ में सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर को भी एफिडेविट बना के देना पड़ता है आरओसी के सामने, सारे के सारे फैक्ट्स लिख करके कि भाई उसने कोई ऑफेंस, कोई गुनाह नहीं किया है, वो कोई फ्रॉड या मिसफियंस में वो है नहीं इन्वॉल्व, कोई भी गलत काम में नहीं है। जो भी उसने आरओसी को इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम सही है और कंप्लीट है, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। डिक्लेरेशन की बात आती है, एक डिक्लेरेशन दिया जाता है, और ये डिक्लेरेशन कौन साइन करता है? कोई एडवोकेट, कोई सीए, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, या तो कोई कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में हो, कोई भी जो कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। और सारे लोगों से हमको साइन करवाना है जिन लोगों ने कंपनी में डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी की पोजीशन ले रखी है कंपनी के अंदर। तो ऊपर चार में से कोई एक है ना, एडवोकेट या तो सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन चारों में से किसी एक से हमें साइन लेना है। साथ साथ में डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी कंपनी का वो साइन करता है। डिस्क्लोजर करते हैं इंटरेस्ट इन अदर फॉर्म्स और कंपनी। अगर एक डायरेक्टर दूसरे कंपनीज के साथ भी जुड़ा हुआ है तो वो भी उसे बताना पड़ता है। एक डायरेक्टर एक टाइम पे 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम बताएं तो डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, मैनेजर या सेक्रेटरी अगर कोई दूसरी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो उनको वो इन्फॉर्मेशन भी देनी है। लास्ट बात करें का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा जब हम फीस दे देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा देंगे। तो रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो वो कंपनी को रजिस्टर करेगा, कंपनी का नाम वो अपने रजिस्टर में लिखेगा, और उसके बाद रजिस्ट्रार जो है एक सर्टिफिकेट देता है जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसी सर्टिफिकेट के साथ कंपनी की ज़िंदगी शुरू हो गई। जो डेट उसमें लिखी होती है बस उस डेट से कंपनी चालू हो गई। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो ये सर्टिफिकेट देते हैं उसके अंदर एक CIN नंबर होता है, जिसको हम इंग्लिश फुल फॉर्म बोलें तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, क्योंकि ये अलग से एक इंसान बन गया तो उसका अपना एक नंबर है। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई कंपनी का होता है, और ये कभी भी दो कंपनीज का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, कंपनी को ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये और सारा इन्फॉर्मेशन
अपनी तरफ प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्व का अगेन स्पेलिंग गलत है, संभाल के रखना है जब तक कंपनी का लिक्विडेशन यानी कि कंपनी बंद नहीं हो जाती। अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख देने हैं। डन, चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ रीच मी इन द कमेंट सेक्शंस, और अगर आपको ये अच्छा लगा मेरा एफर्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग।